प्रश्न नंबर 5। कक्षा में लिंग असमानता क्या है? भारत में लैंगिक असमानता के कारण विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। 2020 में आया, इम्पोर्टेंट है। उत्तर में देखते हैं। कक्षा में लिंग असमानता, जेंडर इनक्वालिटी इन क्लास। हम 21वीं शताब्दी के भारतीय होने पर गर्व करते हैं, जो एक बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं, और यदि एक बेटी का जन्म हो जाए तो शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि कोई भी जश्न नहीं मनाने का नियम बनाया गया है। लड़के के लिए इतना ज़्यादा प्यार कि लड़कों के जन्म की चाह में हम प्राचीन काल से ही लड़कियों को जन्म के समय या जन्म से पहले ही मारते आ रहे हैं। यदि सौभाग्य से नहीं मारी जाती तो हम जीवन भर उनके साथ भेदभाव के अनेक तरीके ढूंढ लेते हैं। हालांकि हमारे धार्मिक विचार औरतों को देवी का स्वरूप मानते हैं, लेकिन हम उसे एक इंसान के रूप में पहचानने से ही मना कर देते हैं। हम देवी की पूजा करते हैं पर लड़कियों का शोषण करते हैं। जहाँ तक कि महिलाओं के संबंध में हमारे दृष्टिकोण का सवाल है, तो हम दोहरे मानकों का एक ऐसा समाज है जहां हमारे विचार और उपदेश हमारे कार्यों से अलग हैं। चलो लिंग असमानता की घटना को समझने का प्रयास करते हैं और कुछ समाधान खोजते हैं। लैंगिक असमानता की परिभाषा और संकल्पना। कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। लिंग सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है, यानी लिंग कैसा शब्द है? सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है। सामाजिक परिभाषा से संबंधित करते हुए समाज में पुरुषों और महिलाओं के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है, जबकि सेक्स शब्द आदमी और औरत को परिभाषित करता है, और जो एक जैविक और शारीरिक घटना है। अपने सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं में लिंग पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति चाहिए, जबकि सेक्स मानव की प्राकृतिक या जैविक विशेषता है। लिंग असमानता को सामान्य शब्दों में इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव। समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं को कमजोर जाति वर्ग के रूप में माना जाता है, वह पुरुषों की एक अधीनस्थ स्थिति में होती है। वे घर और समाज दोनों में शोषित, अपमानित, आक्रामित और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का यह अजीब प्रकार दुनिया में हर जगह प्रचलित है, और भारतीय समाज में तो बहुत अधिक है। भारत में लैंगिक असमानता के कारण और प्रकार। Causes and different type of gender inequality in India। भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पितरात्मक व्यवस्था में निहित है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वाल्वे के अनुसार पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया है
और व्यवस्था है जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है। महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वे हिंदू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से ही क्यों न हो, से प्राप्त की है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय हिंदू कानून के निर्माता मनु के अनुसार ऐसा माना जाता है, यानी जो मनु है, यानी मनु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि औरत को अपने बाल्यकाल में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और अपनी वृद्धावस्था या विधवा होने के बाद अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे खुद को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं है। महिलाओं द्वारा, यानी जो मनुष्य यानी मनु के द्वारा महिलाओं के लिए ऊपर वर्णित स्थिति आज के आधुनिक समाज की संरचना में भी महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ वहाँ के कुछ अपवादों को छोड़ दें तो महिलाओं को घर में या घर के बाहर, समाज या दुनिया में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं मिली है। बालिका किसी भी समाज की महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जो बड़ी होकर पत्नी, माँ, बहन और परिवार की आय उपार्जक बनकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करती है। लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी बालिका का जन्म लेना अशुभ माना जाता है। जिसके लिए हिंदू समाज और मनुस्मृति जिम्मेदार है। वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण के युग में महिलाएं समाज में आज भी हाशिए पर हैं और यही कारण है कि उन्हें आज भी हीन भावना की नज़रों से देखा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 14 में यह व्यवस्था की गई थी कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लेकिन 74 वर्षों के पश्चात भी हम अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि समाज में किसी भी पुरुष और महिला के साथ जाति, भाषा और लिंग भेद के आधार पर अन्याय और शोषण नहीं किया जाएगा और भेदभाव की समस्या को समाप्त करने का वादा भी किया गया था। लेकिन इस हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत ही दयनीय और दुखदायी बनी हुई है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिंदू समाज की मानसिकता में परिवर्तन अवश्य ही हुआ है, लेकिन यह कहना सत्य प्रतीत होता है कि एक बालिका को शिक्षित करने से पूरे परिवार को शिक्षित किया जा सकता है। महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण शिक्षा का अभाव देश के विकास और जन कल्याण के कार्यों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत का पिछड़ने का कारण है महिलाओं के
प्रतिनिधित्व का अभाव और देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी होना नितांत आवश्यक है। पॉइंट नंबर 1, शिक्षा मनुष्य का वह आभूषण है जिसे ग्रहण करने से भविष्य गुणवान व संस्कारी बन जाता है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य विनम्रता, उदारता और सहनशीलता जैसे महान गुणों को सीखता है। एजुकेशन इम्पोर्टेंस, शिक्षा ही मनुष्य को कर्मठ, महत्वाकांक्षी व परिश्रमी बनाती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल आधार है। इसके द्वारा न केवल मानसिक विकास होता है, दूसरे में देखते हैं, बल्कि उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक स्थिति में भी अंतर स्पष्ट होता है। इसीलिए आवश्यक है लड़के एवं लड़कियों की शिक्षा को तुलनात्मक रूप से बराबर का मापदंड प्रदान किया जाए। प्रत्येक बालिका अथवा महिला के लिए शिक्षा वह खूबसूरत खिड़की है जो विराट और खूबसूरत दुनिया में खुलती है। प्रतिवर्ष महिला दिवस मनाने का यह अर्थ होता है कि उसकी सामाजिक व शैक्षिक स्थिति में अपेक्षित सुधार शेष है। बालिका एवं शिक्षा का संबंध। बालिका जिसके जन्म पर घर में कोई प्रश्न नहीं होता, जो जीवन भर सामाजिक कुरीतियों यानी बुराइयों, भेदभाव, प्रताड़ना, उत्पीड़न, कुपोषण और शोषण का शिकार होती रहती हैं। ऐसी बालिका के लिए शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र बन सकता है जो न केवल उसके नैतिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास, शैक्षणिक अधिकार दिलाएगी, बल्कि उसे जीवन में आने वाली कठिनाइयों के सामने एक सशक्त महिला के रूप में खड़ा करेगी। अतः बालिका के साथ शिक्षा के संबंध को नकारा नहीं जा सकता। बालिका के लिए शिक्षा आवश्यक। स्त्रियों का परिवार, समाज व राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। बालिकाओं पर भी किसी भी देश का भविष्य निर्भर करता है, क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर माँ बनती हैं और माँ किसी भी परिवार की केंद्रीय इकाई होती है। यदि माँ को शिक्षा प्राप्त नहीं है और वह बचपन से ही कुपोषण व अज्ञानता की शिकार है, तो वह एक स्वस्थ, शिक्षित परिवार व उन्नत समाज को जन्म देने में विफल रहेगी। अतः बालिका के लिए शिक्षा नितांत आवश्यक है। बालिका शिक्षा का प्राचीन स्वरूप है। स्त्री को कमजोर करने का प्रयास उसके शैशव काल से ही प्रारंभ हो जाता है। लड़के के मुकाबले लड़की के पौष्टिक भोजन एवं अन्य जरूरतों का समान दिया जाता है। यानी जो होती हैं लड़कियों को क्या करते हैं, लड़कों की अपेक्षा पौष्टिक भोजन और अन्य जरूरतों की चीज़ें समान दिया जाता है। प्राचीन समय में भी स्त्री को हमेशा ससुराल की सेवा, पारिवारिक अनुशासन, चौके चूल्हे की परिस्थिति तक ही सीमित रहने की शिक्षा दी जाती थी। एक बालिका जो भविष्य में एक परिवार की महत्वपूर्ण इकाई बनती है, उसी परिवार में सांस्कृतिक शिक्षा तो मिल जाती थी, पर सामाजिक नैतिक शिक्षा से उसे वंचित रखा जाता था।
शिक्षा हर मनुष्य के लिए अत्यंत अनिवार्य घटक है। बिना शिक्षा के मनुष्य को पशु की श्रेणी में रखा जाता है। शिक्षा की जब बात आती है तो आज भी ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जिससे शिक्षा में असमानता मिल जाएगी। प्राचीन काल में नारी शिक्षा अथवा बालिका शिक्षा का विशेष प्रबंध था, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व तक बालिका शिक्षा की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। बालिका शिक्षा का हमारे देश में अत्यंत महत्व है। आज भी हमारे देश में लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो लड़कियों की स्थिति शोचनीय हो जाती है। ग्रामीण परिवेश में लोग शिक्षा के महत्व से परिचित नहीं हो पाते। उनकी दृष्टि में पुरुषों को शिक्षा की जरूरत होती है क्योंकि वे नौकरी करने अथवा काम करने बाहर जाते हैं, जबकि लड़कियां तो घर में रहती हैं और शादी के बाद घर के कामकाज में ही उनका ज़्यादातर समय बीत जाता है। आज समय तेजी से बदल रहा है। पुरुषों के बराबर स्त्रियों की भी शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार द्वारा ऐसी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। लोगों में जागरूकता फैलाने का काम स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं। आज आम चुनौतियों में महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। इन सब से आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों का रुझान पढ़ाई की ओर कर दिया है। आज की लड़कियां घर और बाहर दोनों को संभाल रही हैं। सरकार द्वारा बालिका कल्याण हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन सब का परिणाम है कि 2 दशक पूर्व और आज की बालिकाओं की स्थिति की तुलना करें तो हमें क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे। आज का समाज तेजी से बदल रहा है। आज महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष माना जा रहा है। बालिका शिक्षा से आज देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, उत्पीड़न जैसी घटनाओं में कमी और जागरूकता आई है। महिलाओं को समाज के अभिन्न अंग के रूप में पूरे विश्व में स्वीकार किया जाने लगा है। अतः हम पूरे विश्व में कहीं भी चले जाएंगे, ऐसे परिवर्तन दिख जाएंगे। भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं मनुष्य व्यक्ति की गरिमा को प्राप्य मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है। हमारा संविधान जाति, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है। लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए हमारे संवैधानिक मूल्य स्पष्ट दिशा निर्देशन प्रदान करते हैं और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे लोकतांत्रिक समाज में बच्चे के समुचित समावेशन हेतु वातावरण का सृजन किया जा सके। समावेशन की ठोस प्रक्रिया प्रतीकात्मक लोकतंत्र से भागीदारी आधारित लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करती है। समावेशी समाज का विकास उसमें निहित संपूर्ण मानवीय क्षमता की कुशलतापूर्वक उपभोग पर निर्भर करता है। समाज के सभी वर्गों की सहभागिता के बिना समावेशी समाज का विकास संभव नहीं हो सकता। शिक्षा समावेशन की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण औजार है।
शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका के लिए तैयार करता है। वही दूसरी ओर समावेशन में बाधक तत्वों से निपटने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। बच्चों का समाजीकरण एक सामान्य प्रक्रियाओं से होकर नहीं गुजरता, अतः समावेशन की प्रक्रिया भी एक समान नहीं रहती, जिससे बच्चे के लिए एक वर्ण, जाति, लिंग, न्याय एवं लोकतंत्र के नज़रिए प्रभावित होते हैं। जब इस प्रकार के नज़रिए को कई दृष्टियों से बल मिलता है तो ये मूल्यों में बदल जाते हैं। ये मूल्य संस्कृति में तत्पश्चात विचारधाराओं में बदलने की प्रक्रिया इसी क्रम की अगली श्रृंखला होती है। यह दुष्चक्र बार बार के अनुभवों के पुनर्बलन से मजबूत होता जाता है। अतः इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए बच्चे के अनुभवों में बदलाव लाना आवश्यक होता है। साथ ही यह भी जरूरी है कि बदलाव लाने वाला अनुभव बहुत ही सशक्त होना चाहिए, जिससे पुराने अनुभवों को परिवर्तित करने या बदलने में मदद मिल सके। इस प्रकार बच्चे को परिवार, विद्यालय एवं समाज में ऐसे समावेशी अनुभव, समावेशी व्यवहार, समावेशी विश्वास एवं समावेशी संस्कृति उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे समाज वह एक ऐसे लोकतांत्रिक नागरिक के रूप में विकसित हो सके जो समावेशन के मूल्यों में दृढ़ आस्था रखता हो। बच्चों को समाज में जो अनुभव, संस्कृति या मूल्य प्राप्त होते हैं, वह कहीं न कहीं विद्यालय में उनके व्यवहार में भी परिलक्षित होते हैं। हमारे समाज में विद्यमान असमानताएं हमारी शिक्षण प्रक्रिया को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इस प्रकार समावेशन की प्रक्रिया के पारिवारिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आयाम हो सकते हैं। यहाँ पर हमारा सरोकार बच्चे के समावेशन की दो महत्वपूर्ण एजेंसियों, परिवार एवं विद्यालय से है। अतः इस आलेख में इन्हीं दो पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया है। बच्चे के सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। इसे अस्वीकारने का कोई ठोस आधार भी नहीं है। इस सामाजिकरण के अनेक प्रारूप हो सकते हैं, परंतु इतना तय है कि बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की अहम भूमिका होती है। परिवार में बच्चे के सामाजिकरण की उचित प्रक्रिया समावेशन हेतु आधार भूमि तैयार करती है। एक समान बच्चे के संदर्भ में यह बहुत जरूरी है, लेकिन एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए इसके गहन निहितार्थ है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के समावेशन का द्वार परिवार तंत्र में उसके समुचित समावेशन से होकर गुजरता है। परिवार लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रश्रय देता है। अगर परिवार में निर्णयों में सहभागिता है, परिवार में सभी को अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के समान अवसर हैं,
तब इतना निश्चित है कि समावेशन के बारे में बच्चे को मजबूत सकारात्मक अनुभव होंगे। इसके उलट होने की स्थिति में बच्चा समावेशन के बारे में उदाहरण के लिए परिवार में खान-पान, शिक्षा, व्यवहार, संपत्ति आदि के बारे में निर्णय एवं सहभागिता में लैंगिक आधार पर विभेद किया जाता है या नहीं किया जाता। परिवार में या आसपास मौजूद शारीरिक एवं मानसिक रूप से विशेष चुनौती वाले व्यक्तियों के प्रति परिवार का नज़रिया किस प्रकार है? समाज के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अपवंचित वर्गों के व्यक्तियों के प्रति परिवार का नज़रिया किस प्रकार है? परिवार में लोकतांत्रिक मूल्यों, समानता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा आदि मूल्यों के लिए पोषक वातावरण है या नहीं? परिवार एवं परिवेश से प्राप्त समावेशी अनुभव, व्यवहार, विश्वास एवं संस्कृति के आधार पर बच्चे में समावेशी मूल्यों का विकास होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के समावेशन का द्वार परिवार तंत्र में उसके समुचित समावेशन से गुजरता है। प्रायः परिवार इस प्रकार के बच्चों के लिए निम्नलिखित दो चरम दृष्टिकोण अपनाते रहे हैं। शिक्षा तंत्र: बच्चा परिवार के बाद जिस लघु समाज से परिचित होता है वह उसका विद्यालय समाज होता है। बच्चा अपने परिवार से कुछ न कुछ सकारात्मक या नकारात्मक मूल्य लेकर विद्यालय में आता है। यहाँ पर विद्यालय या शिक्षा तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि बच्चा समावेशन के बारे में जो भी नकारात्मक अनुभव, विकास और संस्कृति एवं मूल्य लेकर विद्यालय आता है उसका परिमार्जन करने हेतु उपयुक्त वातावरण निर्मित करें। विद्यालय में निश्चित रूप से कुछ बच्चे समावेशन के बारे में सकारात्मक अनुभव, विश्वास, संस्कृति एवं मूल्य लेकर भी आते हैं। इनको फलने फूलने एवं अन्य बच्चों के साथ साझा करने के लिए वातावरण उपलब्ध कराएं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सभी विद्यालयों को एक ऐसे रूप में परिलक्षित कर रहे हैं जहाँ पर बच्चे की विभिन्नताओं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक आदि के होते हुए भी उन्हें सभी के साथ मिलकर ज्ञान सृजन करने के समान अवसर मिल सके। उनकी वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें कक्ष में उचित वातावरण मिल सके ताकि वे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, सकारात्मक सोच, प्रभावी संप्रेषण आदि गुणों को स्वयं में विकसित करते हुए संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की ओर अग्रसर हो सकें। शिक्षा में समावेशन का वैचारिक एवं दार्शनिक आधार यह है कि
प्रत्येक बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। बच्चों के सीखने के तौर तरीकों में विविधता होती है, जैसे अनुभवों के माध्यम से, चीज़ों को करने से, प्रयोग करके, पढ़ने, चर्चा करने, प्रश्न पूछने, सुनने, सोचने, चिंतन करने, अभिव्यक्ति करने, छोटे एवं बड़े समूह में गतिविधियां करने आदि तरीकों से बच्चा सीखता है। बच्चों को सीखने सिखाने के क्रम में समुचित अवसर देने की आवश्यकता होती है। बच्चों को सिखाने से पूर्व सीखने सिखाने के लिए तैयार करने हेतु समुचित वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता होती है। बच्चा अनेक तथ्य याद तो कर सकता है, परंतु उन्हीं तथ्यों, अवधारणा एवं विचारों की अपने परिवेश से संबंधता बैठा पाता है, जिनके बारे में उनकी भली भांति समझ बन चुकी है। सीखने की प्रक्रिया न केवल विद्यालय में वरन विद्यालय के बाहर भी निरंतर चलती रहती है। अतः सीखने सिखाने की प्रक्रिया इस प्रकार संचालित की जानी चाहिए कि बच्चा सीखने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाए तथा समझ विकसित करे बजाय इसके कि वह परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मात्र तथ्यों को रटता रहे। सीखना किसी माध्यम या इसके बगैर भी संभव हो सकता है। अतः इसके लिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व बच्चे के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को जानना समझना या महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषाई पृष्ठभूमि के प्रति आदर रखना